नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने सबसे फेवरेट चैनल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से न्यूज़पेपर में आई हुई सबसे इम्पॉर्टेंट किसी एक आर्टिकल पर डिस्कस करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। और आज का ये जो आर्टिकल आज के इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन जो है 23 दिसंबर 2020 दिन बुधवार। और आज का जो ये आर्टिकल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में आप इसको जीएस पेपर 2 के रूप में ले सकते हैं, आप प्रीलिम्स में भी इम्पॉर्टेंट पार्ट के रूप में ले सकते हैं, इंटरव्यू के हिसाब से ले सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत निजी जानकारी के लिए भी ले सकते हैं। और यदि आप उत्तराखंड के निवासी हैं, यूपी के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं, तो हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल जिससे हमारी बॉर्डर लाइन साझा होती है उससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आइए देखते हैं कि आज का ये जो आर्टिकल है इसका टॉपिक जो है वो है नेपाली सियासी संकट के निहितार्थ। और आप देख ही रहे हैं गौरव कुमार जी हैं विदेशी मामलों के जानकार, उनके द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस आर्टिकल से आपको काफ़ी कुछ जानने और सीखने को नेपाल के बारे में, नेपाल की मूल समस्याओं और नेपाल की वर्तमान हालातों के बारे में जानने को, समझने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह आर्टिकल। नेपाल एक बार फिर से राजनीतिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। किसी न किसी रूप में वहां की राजनीति अस्थिरता का शिकार रही है। इसे चाहे लोकतांत्रिक अपरिपक्वता कहें या फिर चीन की दखलंदाजी या नेपाल की मजबूरी, ताजा गतिरोध नेपाल की संसद के भंग होने के साथ शुरू हुआ है। सत्तारूढ़ दल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 2017 के आम चुनाव के बाद तब प्रधानमंत्री बने थे जब उनके नेतृत्व वाली पार्टी सीपीएन यूएमएल और पुष्प कमल दहल यानी प्रचंड की पार्टी सीपीएन यानी माओ सेंटर के विलय से सरकार बनी। तब से उनके कार्यकाल में कई घटनाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की हुई हैं। उनके कार्यकाल को एक असफल कार्यकाल माना जा रहा है। अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है। हालिया जो घटनाक्रम हुआ है उसकी पृष्ठभूमि की बात अगर करें, वर्तमान घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में यदि हम जाएं तो पाते हैं कि प्रधानमंत्री ओली का कार्यकाल विवादों में घिरा रहा है। उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा ही उनका विरोध किया जाता रहा है। विगत कुछ महीनों से प्रचंड के समर्थकों द्वारा उनका मुखर विरोध किया जा रहा था और उन्हें सत्ता से बेदखल किए जाने के प्रयास भी किए जा रहे थे। इसी क्रम में चीन की बढ़ती दखलंदाजी ने भी नेपाल के संकट को बढ़ाने का काम किया है। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति चीन का प्रेम जग जाहिर है और वह नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चाहती है। चीन की दखलंदाजी तब और बढ़ गई जब कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों गुटों में तनाव उत्पन्न होना शुरू हुआ। विगत दिनों चीनी राजनयिक हो यांकी की नेपाली प्राइम मिनिस्टर ओली के साथ नजदीकियां जब सुर्खियों में आई तब चीन की रणनीति का पर्दाफाश हुआ और ओली की काफी आलोचना भी हुई थी। इसके बाद कई घटनाओं के साथ ओली को भी यह पता चला कि चीनी राजनयिक यांकी ओली को सत्ता से बेदखल करने में प्रचंड की मदद भी कर रहे हैं। ओली द्वारा नेपाल की संसद भंग करना चीन और विरोधी गुटों के लिए एक झटका भी माना जा रहा है। अब आर्टिकल आगे भारत के साथ नेपाल के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो ओली किसी न किसी रूप में भारत के साथ संबंधों को और भी खराब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। चाहे इसी चीनी प्रभाव कहें या ओली की खुद की नीति, भारत की मित्रता को उन्होंने धूमिल करने का ही काम किया है। भारत के साथ ओली की कड़वाहट का बीज तब ही पड़ गया था जब 2015 में नेपाल का संविधान लागू हुआ। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की सरकार द्वारा 2015 में अपना नया संविधान बनाया गया था, तो उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। वर्ष 2016 में ओली के साथ जुड़ी दूसरी पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिस कारण ओली को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। ओली ने इस घटना के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया,
क्योंकि तब भारत ने नेपाल के संविधान पर यह कहकर आपत्ति जताई थी कि उसमें मधेशी और थारू लोगों की मांगों को शामिल नहीं किया गया था। इस आपत्ति को समझे बिना भारत को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए ओली की कड़वाहट भारत के प्रति बढ़ती गई। अभी हाल में भारत के साथ नेपाल की सीमा विवाद इसी कड़वाहट और चीनी प्रभाव का उग्र रूप था। दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है, मधेशी। याद रखिएगा, मधेशी भारतीय मूल के नेपाली नागरिक हैं। हम सभी जानते हैं कि नेपाल में काफ़ी लंबे अरसे तक और हालिया 2003-2006 तक नेपाल में पूरी तरह राजशाही स्थापित थी। इसके बाद वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारों का प्रचलन हुआ और राजा की शक्ति या राजशाही की जो शक्तियाँ थी वो काफ़ी हद तक कम कर दी गई, या यूँ कहिए ख़त्म कर दी गई। और जब 2015 में बड़े अरसे के बाद सभी पार्टियों के एकजुटता के बाद वहाँ संविधान बनाया गया, तो उन मधेशी जो भारतीय मूल के नेपाली नागरिक हैं, उन मधेशियों को वोटिंग राइट्स तक नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जमीन, भूमि इत्यादि व्यापार के अधिकारों को भी बड़ा सीमित कर दिया गया। आप यूँ भी कह सकते हैं कि मधेशियों को नेपाल में दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की बात हुई। ऑब्वियस था कि भारत सरकार मधेशियों के मामले पर एक कड़ा रुख अपनाती है और उन्होंने उस मुद्दे पर नेपाल के संविधान और नेपाली सरकार और नेपाली पार्टियों पर अपना कड़ा ऐतराज जताया भी था। तो ओली को तब से लगता है कि शायद भारत हमेशा ओली का विरोधी रहा है, जबकि ओली से भारत का कोई निजी वास्ता नहीं है। वो भारत मधेशियों के संबंध में नेपाल के साथ अपना विरोध जता रहा था। तो ये मुद्दा तब से चला आ रहा है। दोस्तों, आगे ये आर्टिकल क्या कहता है कि भारत नेपाल के बीच हाल के क्या विवाद हैं। दोस्तों, भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद का प्रमुख कारण हाल में नेपाल द्वारा जारी किया गया नया नक्शा था। नेपाल सरकार के इस नए नक्शे में कुल 395 वर्ग किलोमीटर के दायरे में अपना अधिकार दर्शाया गया था, जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा शामिल थे। भारत सरकार के विरोध के बावजूद नेपाल सरकार द्वारा अपने देश का नया राजनीतिक व प्रशासनिक नक्शा जारी करना चिंतनीय था। नए नक्शे में नेपाल जिन इलाकों पर अपना दावा साबित करना चाह रहा था, वास्तव में वे इलाके भारत की सीमा के भीतर थे। पिछले दिनों धारचूला से लिपुलेख तक नई सड़क का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन भी किया गया था। इस सड़क पर भी नेपाल ने अपनी आपत्ति जताई थी। प्रत्युत्तर में भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए नेपाल की आपत्ति को खारिज करते हुए कड़ा ऐतराज जताया था। नेपाल में जारी राजनीतिक, संसदीय और संवैधानिक गतिरोध का निदान या प्रभाव आंतरिक स्तर पर जो भी हो, इसका दूरगामी प्रभाव भारत पर पड़ेगा। वैसे नेपाल के हर फैसले और नीतियों का भारत पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ता ही है। यदि उसमें चीन का समीकरण जोड़ दिया जाए तो वह प्रभाव अधिक हो जाता है। उल्लेखनीय है कि सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और भूगोल की दृष्टि से कोई भी दो देश इतने नज़दीक नहीं हैं जितने कि भारत नेपाल हैं। भारत की विदेश नीति हमेशा पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देने की रही है। सीमा विवादों के बावजूद भारत की प्रत्येक सरकार नेपाल के साथ अपने रिश्तों को काफ़ी अहमियत देती रही है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेपाल के साथ रिश्तों की अहमियत समझते हैं। अपनी विदेश यात्रा के एक पड़ाव के रूप में अपने पहले कार्यकाल में ही उन्होंने 3 बार नेपाल की यात्रा की। सुस्त पड़ चुके भारत नेपाल संबंधों के लिए प्रधानमंत्री की यात्राएं संजीवनी की भांति थी। करीब 17 वर्षों बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री द्वारा नेपाल की यात्रा की गई थी। इस लंबे अंतराल के बीच नेपाल की आंतरिक और बाह्य दशा में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। नेपाल एक राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ चुका है। उसकी प्राथमिकताओं में भी कई तरीके के उतार चढ़ाव का दौर चलता रहा है। चीन की रणनीतिक भूमिका का परिणाम नेपाल के साथ भारतीय रिश्तों पर भी पड़ा और इस दिशा में भारत ने इसके लिए तमाम कोशिशें भी की हैं। सीमा विवाद के बाद से भारत के कूटनीतिक प्रयासों की वजह से संबंधों में बेहतरी की उम्मीद पुनः जगी है और पूर्व से स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। तो दोस्तों, आगे आर्टिकल कह रहा है कि दोनों देशों ने आपसी आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करने की दिशा में कई पहल किए हैं।
विगत वर्ष ही भारत नेपाल के बीच दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट के जरिए मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, याद रखिएगा दोस्तों, मोतिहारी से अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन किया था। इसके पूर्व भी भारत नेपाल के बीच कई महत्वपूर्ण आर्थिक समझौते हो चुके हैं। महाकाली नदी पर 5600 मेगावाट की पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के काम को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। भारत द्वारा विकास सहायता में इस परियोजना के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी भी की गई है। इस परियोजना को नेपाल के विकास की कुंजी कहा गया है। नेपाल इससे 5 गुना अधिक बिजली पैदा कर सकता है। नेपाल के पास पनबिजली की असीम क्षमता है, जिसके आधार पर इसके विकास में भारत भी भागीदार बनेगा। दोनों देशों के बीच संचार सहयोग के लिए दूरदर्शन और नेपाल टेलीविजन के बीच आपसी सहयोग विकास के लिए भी सहमति हुई है। रक्षा, सुरक्षा, व्यापार व निवेश, जल संसाधन तथा सीमा से जुड़े मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जाता रहा है। भारत और नेपाल के बीच महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है। दोनों देश प्राचीन काल से एक संपर्क सूत्र से जुड़ रहे हैं। दोनों देश पुराने पड़ चुके 1950 की संधि से बंधे हैं, जो दोनों देशों को अनेक विशेष सुविधाएं देता है। चूँकि भारत और चीन के बीच में स्थित होने के कारण नेपाल को कभी कभी असहजता भी महसूस होती है और यदाकदा इससे संधि के उल्लंघन की स्थिति भी पैदा हो जाती है। बदली आंतरिक और वैश्विक परिस्थितियों के बीच भी दोनों देशों के लिए 1950 की संधि की समीक्षा करने की ज़रूरत आज के समय में महत्वपूर्ण हो गई है। भारत और नेपाल के संबंध कई कारकों से लगातार प्रभावित होते रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए 1950 में भारत और नेपाल के बीच हुई संधि के बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है। आप एक बार कृपया उस 1950 की भारत और नेपाल के बीच की संधि को अवश्य पढ़ लें। आगे आर्टिकल कहता है, इन प्रभावों के बावजूद लगभग 1800 किलोमीटर की खुली सीमा के आर पार लोगों का आवागमन और प्राचीन सामाजिक सांस्कृतिक संबंध ही भारत नेपाल के बीच संबंधों को काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है। नेपाल अधिकतर व्यापार मार्ग के लिए भारत पर निर्भर है। अगर आप लोग देखें तो नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है दोस्तों। नेपाल के पास अपना कोई बंदरगाह नहीं है, अपना सी पोर्ट नहीं है। उसे अपने व्यापार के लिए भारत पर निर्भर रहना पड़ता है और भारत ने भी हमेशा उसकी मदद की है, दिल खोल कर मदद की है। नेपाल का 60% व्यापार भी भारत के साथ ही होता है। नेपाल में सर्वाधिक पर्यटक भारत से ही जाते हैं। नेपाल की आधे से अधिक आबादी तराई क्षेत्रों में रहती है, जो भारतीय सीमा से ही लगी है। नेपाल की 83,000 मेगावाट की जल बिजली परियोजना, जिसे नेपाल विकास का प्राथमिक आधार समझता है, भारत से जुड़ा है। नेपाल की अवस्थिति उसे अनेक मामले में भारत की सहायता करने में सक्षम बनाता है। लघु विकास परियोजना कार्यक्रम के तहत भारत बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास के क्षेत्रों में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की करीब 3,000 परियोजनाएं चला रहा है। इसे भारतीय विदेश नीति का एक कमजोर पक्ष ही माना जाना चाहिए कि इतनी विशिष्टताओं के बावजूद भारत ने अपेक्षा के अनुरूप नेपाल के साथ संबंधों को अब तक बढ़ावा नहीं दिया, जिसका दुष्परिणाम यह भी हुआ कि चीन ने इस मामले में अपनी बढ़त बना ली। कुछ वर्षों से लगातार भारत प्रयास कर रहा है कि नेपाल के साथ अपने संबंधों को बदलते परिवेश में परिष्कृत करे। नेपाल के वर्तमान संकट की स्थिति के संदर्भ में देखें तो भारत के लिए भी यह एक चुनौती है, जिसे बड़ी संवेदनशीलता और कूटनीति के साथ संभालने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस तरह से यह आर्टिकल आपने देखा नेपाली सियासी संकट के निहितार्थ, और अंत में इसमें मैं यही बात जोड़ना चाहूँगा कि नेपाल और भारत का संबंध, और उसमें भी अगर हम कहें नेपाल और उत्तराखंड, भारत का उत्तराखंड भी एक सीमावर्ती राज्य है, पहाड़ी क्षेत्र है, और नेपाल हमारा एक प्रकार से नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध है।
कब हम नेपाल के लोग भारत में रोटी के लिए आते हैं और कब भारतीय लोग नेपाल में जाते हैं, किस प्रकार भारत के गांव-गांव के रिश्ते नेपाली लोगों से हुए हैं, नेपाल में कितने भारतीय घरों की लड़कियां वहां बहू के रूप में है या कितनी नेपाली लड़कियां भारतीय परिवारों में बहू के रूप में काम कर रही हैं, घरों में हैं। नेपाल एक प्रकार से भारतीयों के दिल में और खास तौर पर उत्तराखंड के दिल में रचा बसा है। केपी शर्मा ओली एक बहुत गंभीर रूप से एक खतरनाक स्थिति की ओर नेपाल को ले जा रहे हैं, या उन्होंने जो प्रयास हाल में किए हैं। नेपाल और भारत, जैसे कि कहा, आत्मा और शरीर के रूप में उनका संबंध है, आज से नहीं है। दुनिया में नेपाल में आप जानते हैं कि बिना वीज़ा के भी बेरोक टोक आप आराम से, जैसे भारत के किसी अन्य राज्य में जा सकते हैं, ऐसे ही नेपाल में जा सकते हैं। नेपाल हमारा सिर्फ छोटा भाई नहीं है, हम नेपाल के से बड़े भाई नहीं हैं, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के साथ समान मित्रता का भाव रखते हैं। तो जिस प्रकार का संकट अभी नेपाल में केपी शर्मा ओली ने खड़ा कर दिया है, उन्हें समझना चाहिए कि वो नेपाल के भविष्य के लिए और भी ज़्यादा खतरा पैदा करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके इस पर क्या विचार हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के द्वारा किए जा रहे घटनाक्रमों पर और भारत और नेपाल के संबंधों के बीच में आपकी अपनी क्या राय है? अगर इस वीडियो को आप में से कोई ऐसा छात्र देख रहा है जिसका नेपाल से कोई वास्ता है, तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने विचार ज़रूर दें और बताएं कि आपको नेपाल के सियासी संकट के संबंध में और किस प्रकार से भारत नेपाल को और करीब ला सकता है, चीन को नेपाल से दूरी जो हमेशा बरकरार थी उसे दूर कर सकता है। इस संबंध में कूटनीतिक प्रयास और क्या किए जाने चाहिए, ज़रूर आप अपना विचार इस कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मन लगाकर पढ़िए और भी बेहतर तैयारियों के लिए आपके पास अगली वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।